नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप यह सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 यानी कि केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमावली 1964 के सुपर एमसीक्यू सीरीज का आखिरी पार्ट यानी कि पार्ट 3 देख रहे हैं। इस सीरीज की पिछली वीडियोज पार्ट 1 और 2 की ही तरह पार्ट 3 में भी मैंने 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इसके आंसर्स को शामिल किया है, जो कि सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। अगर आप एलडीई, एलडीसी या फिर ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के माध्यम से एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, डीएसएसबी या फिर अन्य किसी ऑर्गेनाइजेशंस में असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट, एसएसए, एसओ, डबल एओ जैसे पोस्ट की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफी खास है, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न और उत्तर हैं सभी को इन एग्जाम्स के डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। और इस सीरीज के जो तीनों वीडियोज हैं ये तीनों के तीनों काफी इंटीग्रेटेड है। जो क्वेश्चन आपको एक पार्ट में देखने को मिलेगा उसे किसी भी दूसरे पार्ट में रिपीट नहीं किया गया है। इसीलिए सीसीएस कंडक्ट रूल्स की पूरी तैयारी करने के लिए आपसे मेरा निवेदन है कि एक बार तीनों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि एग्जाम में किसी भी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर दे सके। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं कि क्या है 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उसके आंसर। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और क्वेश्चन है which of the following is not treated as member of family as per definition of 2C of CCS conduct rules। अब यहाँ बताना है कि सीसीएस आचरण नियमों की 2C की परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से किसे परिवार के सदस्य के रूप में नहीं माना जाता, यानी कि फैमिली मेंबर नहीं माना जाता। और यहाँ आप चार ऑप्शन देख रहे हैं, तो पहले चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वाइफ और हस्बैंड ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट नोट रिजाइडिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकारी कर्मचारी की पत्नी या पति जो सरकारी कर्मचारी के साथ नहीं रहता हो। ऑप्शन बी स्टेप चाइल्ड ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट होली डिपेंडेंट ऑन हिम, सरकारी कर्मचारी का सौतेला बच्चा जो पूरी तरह से उस पर निर्भर हो। ऑप्शन सी जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ और हस्बैंड, न्यायिक रूप से अलग हुई पत्नी या पति। ऑप्शन डी एनी पर्सन रिलेटेड बाय ब्लड और मैरिज टू द गवर्नमेंट सर्वेंट और गवर्नमेंट सर्वेंट्स वाइफ और हस्बैंड एंड होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट। अब ये ऑप्शन डी है, कोई भी व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी या गवर्नमेंट सर्वेंट की पत्नी या पति से रक्त या विवाह से संबंधित हो और पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी पर निर्भर हो। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इसमें से सही नहीं है, यानी कि कौन से ऑप्शन में दिए गए मेंबर को फैमिली मेंबर नहीं माना जाता। तो देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर सी है, यानी कि न्यायिक रूप से अलग हुई पत्नी या पति जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ या फिर हस्बैंड को फैमिली मेंबर नहीं माना जाता सीसीएस कंडक्ट रूल के हिसाब से। तो अब कुछ और मेंबर्स हैं जिनको फैमिली मेंबर्स माना जाता है, तो उसको भी जरा देख लेते हैं नोट के माध्यम से। यहाँ देखते हैं कि सन, डॉटर, स्टेप डॉटर, डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट, बेटा बेटी, सौतेला बेटा, सौतेली बेटी जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट पर निर्भर हो यानी कि आश्रित हो, तो इसे भी फैमिली मेंबर के रूप में माना जाता है। लेकिन अगर इसमें से बट नोट हुज कस्टडी हैज बीन डिप्राइव्ड बाय कोर्ट, अगर इसमें से किसी के कस्टडी कोर्ट ने उनको नहीं दिया हो तो इसे फैमिली मेंबर के रूप में नहीं माना जाएगा। तो आपने देख लिया क्वेश्चन 1, तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 रहा ये आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंटेशन ऑन सर्विस मैटर से रिलेटेड। A government servant is considered to have made his representation on any service matters through proper channel if he/she sends it through
किस माध्यम से प्रतिनिधित्व करने पर यह माना जाता है कि सरकारी कर्मचारी ने किसी भी सेवा संबंधी मामले पर उचित माध्यम से अपना प्रतिनिधित्व किया है? और इससे संबंधित 4 ऑप्शन आप यहाँ देख सकते हैं। ऑप्शन ए है द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑब्लिक डिपार्टमेंट कंसर्न्ड, संबंधित मंत्रालय ऑब्लिक विभाग के प्रभारी मंत्री के माध्यम से। ऑप्शन बी द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑब्लिक डिपार्टमेंट कंसर्न्ड, संबंधित मंत्रालय ऑब्लिक विभाग के सचिव के माध्यम से। ऑप्शन सी हिज इमीडिएट ऑफिशियल सुपीरियर और हेड ऑफ ऑफिस, अपने तत्काल आधिकारिक वरिष्ठ या कार्यालय प्रमुख के माध्यम से। और डी है एनी ऑफ द अबव, माने उपरोक्त में से किसी भी माध्यम से। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी। और इसके लिए ये रूल 3 के हिसाब से और इसका GID 26 देख सकते हैं, यानी कि इमीडिएट ऑफिशियल सुपीरियर या फिर हेड ऑफ ऑफिस के थ्रू भेजने से इसे प्रॉपर चैनल माना जाता है। और यह तब किसी भी तरह का मिसकंडक्ट नहीं माना जाता, अदरवाइज यह एक तरह का मिसकंडक्ट होता है। तो किस तरह का मिसकंडक्ट इसे माना जाता है, किस रूल के तहत माना जाता है, तो इसे भी आप जरा यहाँ जान लीजिए। नोट में आप देख सकते हैं यहाँ, इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट सबमिट रिप्रेजेंटेशन टू हायर अथॉरिटीज बाय पासिंग द प्रिस्क्राइब्ड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, इट मे बी ट्रीटेड एज अनबिकमिंग कंडक्ट अंडर रूल 3(1) थर्ड GID 26। यदि कोई सरकारी कर्मचारी संचार के निर्धारित माध्यम को पार करते हुए यानी कि बाईपास करते हुए उच्च अधिकारियों को अभ्यावेदन प्रस्तुत करता है, तो इसे नियम 3(1) थर्ड GID यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 26 के तहत अशोभनीय आचरण माना जा सकता है। तो आप इस रूल को भी ध्यान रखें, क्योंकि इसे भी क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने, और यह है यूनियन से संबंधित। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द मेंबर्स ऑफ ए यूनियन में कलेक्ट सब्सक्रिप्शन अमंग देमसेल्व्स विदाउट परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट एक्सेप्ट फॉर। इसमें से किस उद्देश्य को छोड़कर किसी संघ के सदस्य सरकार की अनुमति के बिना आपस में चंदा एकत्र कर सकते हैं? और इससे संबंधित 4 ऑप्शन भी दिया गया है, तो चारों ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ द यूनियन, संघ की कल्याणकारी गतिविधियों के लिए। ऑप्शन बी द मैटर अफेक्टिंग द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द यूनियन, संघ के सदस्यों के सामान्य हित को प्रभावित करने वाले मामले के लिए। ऑप्शन सी डिफेंस ऑफ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉई, किसी व्यक्तिगत कर्मचारी की रक्षा के लिए। और ऑप्शन डी है ऑल द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी के लिए। तो सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो रूल 12 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 2 के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि सी एक्सेप्शन है। इंडिविजुअल एम्प्लॉय के डिफेंस के लिए किसी भी तरह का चंदा एकत्रित नहीं किया जा सकता। और कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनके पर्पज से भी चंदा एकत्रित नहीं किया जा सकता, तो इसे नोट के माध्यम से देख लेते हैं। अब नोट में देख सकते हैं कि वेयर एक्शन इज टेकन अगेंस्ट अ पर्सन हु हैपेंस टू बी ए मेंबर ऑफ द यूनियन इन हिज पर्सनल कैपेसिटी or on grounds which concern him in particular, no funds should be collected from even amongst its members by the union for his defense। जहां किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाती है जो संघ का सदस्य हो, उसकी व्यक्तिगत क्षमता में यानी कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में, या ऐसे आधार पर जो उससे विशेष रूप से संबंधित हो, तो संघ द्वारा अपने सदस्यों के बीच से भी उसके रक्षा के लिए कोई धन एकत्र नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर यूनियन का कोई मेंबर हो और पर्सनल कैपेसिटी में उनके खिलाफ किसी भी तरह का एक्शन लिया गया हो, तो उनके डिफेंस के लिए चंदा एकत्रित नहीं किया जा सकता, यानी कि यूनियन के जो मेंबर होते हैं उनसे सब्सक्रिप्शन कलेक्ट नहीं किया जा सकता। और एक चीज और है कि जैसा कि आपने ऊपर देखा है कि वेलफेयर एक्टिविटीज जो यूनियन का होता है उसके लिए जो यूनियन के मेंबर होते हैं वो अपने बीच चंदा एकत्रित कर सकते हैं। लेकिन इफ एनी अप्रोच टू द पब्लिक इज मेड वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सच परमिशन शुड बी नेसेसरी। आपने देखा कि वेलफेयर एक्टिविटी या जनरल इंटरेस्ट जो होता है जिससे सभी का सामान हित प्रभावित होता है, तो अगर उस पर्पज से यूनियन के मेंबर अपने बीच अगर चंदा एकत्रित करते हैं तो इसके लिए किसी भी तरह की अनुमति नहीं होती। लेकिन अगर
पब्लिक के बीच में जाता है धन इकट्ठा करने के लिए। यदि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता से कोई संपर्क करता है तो इस तरह की अनुमति की आवश्यकता होती है, यानी कि परमिशन लेने की जरूरत होती है। और इससे संबंधित नियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 2 में देख सकते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और ये क्वेश्चन नंबर 4 रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट ज्वाइंस एन एसोसिएशन व्हिच अथॉरिटी इज एम्पावर्ड टू डिसाइड दैट द ऑब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज ऑफ द एसोसिएशन कंसर्न्ड आर सच एज वुड अट्रैक्ट रूल 6 ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल। यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी एसोसिएशन में शामिल होता है तो किस प्राधिकारी को यह निर्णय लेने का अधिकार है कि संबंधित एसोसिएशन के उद्देश्य या गतिविधियां ऐसी है जो सीसीएस आचरण नियम के नियम 6 को आकर्षित करती है। तो इससे संबंधित 4 ऑप्शन भी दिया गया है, तो चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अनुशासनात्मक प्राधिकारी। ऑप्शन बी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, विभागाध्यक्ष। ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री ऑब्लिक डिपार्टमेंट, प्रशासनिक मंत्रालय ऑब्लिक विभाग। या डी ऑल द अबव। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है कि किसे निर्णय लेने का अधिकार है। तो रूल 6 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 2 के हिसाब से यह निर्णय लेने का अधिकार हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास में है। लेकिन अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट खुद कंफ्यूज हो तो फिर क्या होगा, तो इसका भी उत्तर आप जान लीजिए। Head of department is competent authority, but where head of department is himself in doubt, he shall seek the advice of the administrative ministry oblique department। दोस्तों इसे भी याद रखिए क्योंकि इसे भी क्वेश्चन बनाकर पूछ सकता है एग्जाम में। विभाग प्रमुख सक्षम पदाधिकारी है, लेकिन जहां विभाग प्रमुख स्वयं संदेह में है वह संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय ऑब्लिक विभाग से सलाह लेगा। यानी कि अगर खुद डाउट में हो तो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से सलाह लेगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो आपने देख लिया क्वेश्चन नंबर 4। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और ये क्वेश्चन नंबर 5 रहा आपके सामने। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट रिक्वायर्स प्रीवियस परमिशन अंडर रूल 15। अब क्वेश्चन है कि सरकारी कर्मचारी की ओर से निम्नलिखित में से किस गतिविधियों के लिए नियम 15 के तहत पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। अब इससे संबंधित 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है एक्सेप्टेंस ऑफ पार्ट टाइम एग्जामिनरशिप ऑफ एग्जामिनेशन पेपर सेट बाय रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित परीक्षा के पेपर अंशकालिक परीक्षक की स्वीकृति करने के लिए। ऑप्शन बी एक्सेप्टिंग रेम्युनरेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियों को प्रदान की गई सेवाओं के लिए पारिश्रमिक स्वीकार करने के लिए। ऑप्शन सी मेडिकल प्रैक्टिस ड्यूरिंग स्पेयर टाइम ऑफ चैरिटेबल नेचर, परोपकारी प्रकृति के खाली समय के दौरान चिकित्सा अभ्यास करने के लिए। ऑप्शन डी ऑल द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि सभी के लिए प्रीवियस परमिशन की जरूरत होती है। अब इससे संबंधित नियम भी देख लेते हैं। ए के लिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 1 को देख सकते हैं। बी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 4 को देख सकते हैं। और सी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 9 को देख सकते हैं, यानी रूल 15 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 9 है उसे देख सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ हैं जिसके लिए प्रीवियस परमिशन की जरूरत होती है। तो नोट में आप देखिए इसे, prior permission also required for negotiation for commercial employment while in service, GID 10। अब सेवा में रहते हुए व्यवसायिक रोजगार के लिए बातचीत के लिए भी पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। और इससे संबंधित नियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 10 को देख सकते हैं। इनरोलमेंट विद बार एसोसिएशन, बार एसोसिएशन के साथ नामांकन के लिए भी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। और इससे संबंधित GID 12 देख सकते हैं, यानी कि कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट या फिर एनरोलमेंट विद बार एसोसिएशन के लिए भी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। तो 2 और प्रश्नों का उत्तर आपने यहाँ जान लिया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। और यह सैंक्शन से संबंधित
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर्ड सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट? निम्नलिखित में से किसके लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती? और इससे संबंधित 4 ऑप्शन भी दिया गया है, लेकिन इसका आंसर थोड़ा ट्विस्टेड है, तो दोस्तों इसीलिए इसे बारीकी से गेस कीजिएगा। ऑप्शन ए पार्ट टाइम लेक्चरशिप, अंशकालिक व्याख्याता के लिए। ऑप्शन बी एक्सेप्टेंस ऑफ पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट बाय गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर ऑफिस आवर्स, ई प्रपोजल इज टू गिव परमिशन इन रेयर केसेज। अब दूसरा है कार्यालय समय के बाद सरकारी सेवकों द्वारा अंशकालिक रोजगार की स्वीकृति के लिए यदि दुर्लभ मामलों में अनुमति देने का प्रस्ताव होता है। ऑप्शन सी अंडरटेकिंग प्राइवेट कंसल्टेंसी वर्क, निजी परामर्श कार्य करने के लिए। ऑप्शन डी है कैनवासिंग इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ओन्ड और मैनेज्ड बाय मेंबर्स ऑफ फैमिली, परिवार के सदस्यों के स्वामित्व या प्रबंधन वाली विज्ञापन एजेंसियों के व्यवसाय के समर्थन में प्रचार करने के लिए। तो दोस्तों चारों ऑप्शन आपने देख लिया, अब इसका देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। तो रूल 15 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 8 के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि ए बी और डी के लिए प्रीवियस सैंक्शन जरूरी होता है, लेकिन ऑप्शन सी जो यहाँ देख रहे हैं इसके लिए सैंक्शन नहीं दी जा सकती, यानी कि इसके लिए भी किसी तरह का सैंक्शन की जो प्रावधान है नहीं है। इसीलिए मैंने बताया था कि इसका जो आंसर है थोड़ा ट्विस्टेड है। तो अब इससे संबंधित कुछ और इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं। अब यहाँ ए ऑप्शन ए के लिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 2 को देख सकते हैं। ऑप्शन बी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 3 को देख सकते हैं और ऑप्शन डी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 6 को देख सकते हैं। कुछ और ऐसे मामले हैं जहां सरकार की जो मंजूरी होती है तो उसकी आवश्यकता होती है, तो इसे मैं नोट के थ्रू आपको बता देना चाहता हूं। पहला देख सकते हैं यहाँ पर, to participate in any competition oblique social event organized by private companies oblique organization the primary object of which is only to promote their business, government of india decision 14। अब निम्नलिखित में से किसी के द्वारा आयोजित किसी भी प्रतियोगिता ऑब्लिक सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जो कि निजी कंपनियां या संगठन के द्वारा आयोजित किया गया हो और जिनका प्राथमिक उद्देश्य केवल अपने व्यवसाय को बढ़ावा देना हो, तो इसके लिए जरूरी होता है। दूसरा होल्डिंग ऑफ एन इलेक्टिव ऑफिस बाय गवर्नमेंट सर्वेंट इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 16। सहकारी समितियों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा एक वैकल्पिक पद धारण करने के लिए और इसके लिए भी प्रीवियस सैंक्शन जरूरी होता है। कंटेस्टिंग ऑब्लिक कैनवासिंग इन इलेक्शन टू स्पोर्ट्स बॉडीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 17। खेल निकायों के चुनावों में भाग लेने या प्रचार करने के लिए भी प्रीवियस सैंक्शन जरूरी होता है, यानी कि सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आपने देख लिया इसका सही आंसर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, और क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, और यह है एनुअल रिटर्न ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी संबंधित। पहले क्वेश्चन बता देता हूं। बाय विच डेट एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू सबमिट एन एनुअल रिटर्न ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज इन हिज ओन नेम ऑब्लिक फैमिली मेंबर्स नेम एज ऑन 31 दिसंबर ऑफ द ईयर। अब क्वेश्चन है किस तिथि तक प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को वर्ष के 31 दिसंबर तक अपने नाम ऑब्लिक परिवार के सदस्य के नाम पर अचल संपत्तियों का वार्षिक रिटर्न जमा करना आवश्यक होता है। और इससे संबंधित 4 ऑप्शन भी देख सकते हैं, और इसका आंसर गेस करना बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि आप जितने भी सरकारी कर्मचारी है हर एक साल ये फाइल करते हैं। पहले चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। ए 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर, अगले साल 1 जनवरी तक। ऑप्शन बी 15 जनवरी नेक्स्ट ईयर, अगले साल 15 जनवरी तक। ऑप्शन सी 31 जनवरी नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष 31 जनवरी तक। ऑप्शन डी 31 मार्च नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष 31 मार्च तक। तो दोस्तों इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 22 के हिसाब से इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि 31 जनवरी नेक्स्ट ईयर तक सभी कर्मचारी को फाइल करना होता है एनुअल रिटर्न ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। और इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट का पता लगाना है। और 4 ऑप्शन दिया गया है, तो चारों ऑप्शन को बता देता हूं। ऑप्शन ए है, ज्वाइंट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्वेंट इज व्यूड एज सबवर्सिव ऑफ डिसिप्लिन। सरकारी कर्मचारी के संयुक्त प्रतिनिधित्व को अनुशासन के विध्वंसक के रूप में देखा जाता है, यानी कि सबवर्सिव ऑफ डिसिप्लिन माना जाता है। ऑप्शन बी, नो एक्शन कैन बी टेकन इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट डज नॉट मेंटेन हिज फैमिली प्रॉपरली। यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं करता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। ऑप्शन सी, विजिलेंस क्लियरेंस शैल बी डिनाइड if an officer fails to submit his annual return of immovable property in terms of Rule 18 of CCS Conduct Rule। यदि कोई अधिकारी सीसीएस आचरण नियमों के नियम 18 के संदर्भ में अपनी अचल संपत्ति का वार्षिक रिटर्न जमा करने में विफल रहता है तो सतर्कता मंजूरी से इनकार किया जा सकता है, यानी कि उनको विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दिया जा सकता है। ऑप्शन डी, इंटीमेशन टू द गवर्नमेंट इन नेसेसरी इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट हैज मैरिड और मैरिज ऑफ फॉरेन नेशनल। यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी विदेशी नागरिक से विवाह करता है तो सरकार को सूचित करना आवश्यक होता है। तो ये 4 ऑप्शन आपने देख लिया। अब बताना है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो दोस्तों, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 12 और रूल 3 के हिसाब से इसका जो सही आंसर है वो बी है। यानी कि यहाँ कहा गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं करता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, लेकिन इसीलिए गलत है कि उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है रूल 3 के हिसाब से। और इसीलिए यह ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट है। अब इससे संबंधित कुछ रूल के बारे में बता देना चाहता हूँ। यहाँ ए के लिए आप रूल 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 21 को देख सकते हैं। और सी के लिए रूल 18 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 30 को देख सकते हैं। और ऑप्शन डी के लिए रूल 21 और सब रूल उसका 3 को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब इसका सही आंसर आपने जान लिया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। सबसे ये है रिटर्न ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी से संबंधित फर्स्ट अपॉइंटमेंट पर। सबसे पहले क्वेश्चन बता देता हूं। ऑल द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट वन। इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ रूल 18 फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ नियम 18 के प्रावधान के संदर्भ में एक को छोड़कर पहली नियुक्ति पर संपत्ति और देनदारियों की वापसी के संबंध में नीचे दिए गए सभी कथन सही है। गलत कथन खोजे, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट का पता लगाना है। और इससे संबंधित 4 ऑप्शन भी दिया गया है, तो पहले चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, रिटर्न ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ऑर्डिनरली नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम क्लास 4 सर्वेंट्स। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से संपत्ति और देनदारियों की वापसी की आमतौर पर आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन बी, इन ऑल रिटर्न्स वैल्यू ऑफ आइटम्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी वर्थ लेस देन 10,000 में बी एडेड एंड शोन एज अ लंप सम। सभी रिटर्न में 10,000 से कम मूल्य की चल संपत्ति की वस्तुओं का मूल्य जोड़ा जा सकता है, यानी कि एक साथ जोड़ा जा सकता है और एक मुश्त के रूप में दिखाया जा सकता है। ऑप्शन सी, the value of articles of daily use such as clothes, utensil, crockery, books need not be included in such return। दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे कपड़े, बर्तन, क्रॉकरी, किताबें आदि का मूल्य ऐसे रिटर्न में शामिल करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन डी, गवर्नमेंट सर्वेंट ऑलरेडी बिलोंगिंग टू एनी सर्विस और होल्डिंग अ पोस्ट ऑन अपॉइंटमेंट टू एनी अदर सिविल सर्विस इज रिक्वायर्ड टू सबमिट अ फ्रेश रिटर्न अंडर दिस रूल। चौथा ऑप्शन है, सरकारी कर्मचारी जो पहले से ही किसी सेवा से संबंधित है, यानी कि किसी सेवा में है या किसी अन्य सिविल सेवा में नियुक्ति पर कोई पद धारण कर रहा है, इस नियम के तहत नया रिटर्न जमा करना आवश्यक होता है। तो दोस्तों, चारों ऑप्शन आपने देख लिया। तो अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, रूल 18 और नोट 3 के हिसाब से जो यहाँ ऑप्शन डी है ये इसलिए इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि यानी कि अगर उसकी
नियुक्ति होती है तो फ्रेश रिटर्न की जरूरत नहीं होती है, जो कि पहले से ही सेवा में है किसी दूसरे सेवा में आते हैं तो इस रूल के तहत फ्रेश रिटर्न की आवश्यकता नहीं होती। अब मैं बता देता हूं कि ऑप्शन ए के लिए रूल 18 का नोट 1 देख सकते हैं और ऑप्शन बी और सी के लिए रूल 18 का नोट 2 देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया कि इसका सही आंसर इसका डी होगा और इससे संबंधित नियम भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर। और क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर एविडेंस से संबंधित। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ के बता देता हूँ। अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज रिक्वायर्ड टू टेक प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट इफ एनी एविडेंस इज गिवन। अब इसमें बताना है इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से किस केस में यदि कोई सरकारी कर्मचारी कोई साक्ष्य देता है तो उसे सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होती है। अब इसके नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है तो पहले चारों ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ये है एट एन इंक्वायरी बिफोर एन अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अब यह सरकार, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष जांच में साक्ष्य देने के लिए। ऑप्शन बी है इन एनी जुडिशियल इंक्वायरी, किसी भी न्यायिक जांच में साक्ष्य देने के लिए। ऑप्शन सी है एट एनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑर्डर्ड बाय अथॉरिटीज सबऑर्डिनेट टू द गवर्नमेंट, सरकार के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा आदेशित किसी भी विभागीय जांच में साक्ष्य देने के लिए। और ऑप्शन डी है बिफोर पे कमीशन बाय एनी सेक्रेटेरिएट ऑफिसर्स एक्सक्लूडिंग सेक्रेटरी, सचिव को छोड़कर किसी भी सचिवालय अधिकारी द्वारा वेतन आयोग के सामने साक्ष्य देने के लिए। तो चारों ऑप्शन दोस्तों आपने देख लिया और आपने इसका सही आंसर भी गेस कर लिया होगा। तो देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 4 के हिसाब से रूल 10, आंसर डी। क्योंकि यहाँ जो देख रहे हैं कि जो ऑप्शन ए, बी और सी है, इन तीनों के लिए प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन ऑप्शन डी में अगर सेक्रेटरी किसी भी तरह का एविडेंस देता है तो उसे भी परमिशन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन सेक्रेटरी से नीचे के अगर कोई अधिकारी पे कमीशन के सामने अगर कोई एविडेंस देता है तो इसके लिए सरकार से प्रायर परमिशन की जरूरत होती है। और कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं इससे संबंधित आपको दे देना चाहता हूं कि हो सकता है कि इससे कोई क्वेश्चन पूछ दे। तो यहाँ दो और केस मैं आपको बता रहा हूं नोट के माध्यम से। गवर्नमेंट सर्वेंट अपियरिंग बिफोर पे कमीशन ऑन बिहाफ ऑफ द सर्विस एसोसिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी परमिशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 4। अब यहाँ ये ऑप्शन है कि सेवा संघ की ओर से यानी कि यूनियन की तरफ से वेतन आयोग के समक्ष उपस्थित होने वाले गवर्नमेंट सर्वेंट को भी किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि यूनियन की तरफ से अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट पे कमीशन के सामने अगर कोई साक्ष्य देता है, एविडेंस देता है, तो इसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन की जरूरत नहीं होती। और दूसरा है टेंडरिंग एविडेंस बिफोर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन डज नॉट रिक्वायर परमिशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 2। अब देखिए प्रशासनिक सुधार आयोग के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होती थी। यहाँ जो दो केस आपने देखा है तो ये दोनों केस जो यहाँ पर देख रहे हैं इसके लिए सरकार से किसी भी तरह से यानी कि किसी भी तरह की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो आपने देख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर और यह है वर्क प्लेस से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 11 है इन टर्म्स ऑफ रूल 3C ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स वर्क प्लेस डज नॉट इंक्लूड। सीसीएस आचरण नियमों के नियम 3C के संदर्भ में इनमें से कौन सा कार्यस्थल में शामिल नहीं है। और इससे संबंधित 4 ऑप्शन दिया गया है तो चारों ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए अ ड्वेलिंग प्लेस और अ हाउस, कोई भी निवास स्थान या घर। ऑप्शन बी अ हॉस्पिटल और नर्सिंग होम, कोई भी अस्पताल या नर्सिंग होम। ऑप्शन सी अ क्लब और होटल, कोई भी क्लब या होटल। ऑप्शन डी अ स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट और स्टेडियम, कोई भी खेल संस्थान या स्टेडियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा इसे देख लेते हैं। तो रूल 3C के हिसाब से रूल 3C और फिर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट के रूल 2O के हिसाब से इसका सही आंसर होगा सी,
यानी कि क्लब या फिर होटल को वर्क प्लेस नहीं माना जाता। और इससे संबंधित कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि किन किन चीज़ों को वर्क प्लेस में शामिल किया जाता है। रूल 3 के हिसाब से सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट के हिसाब से किसे वर्क प्लेस माना जाता है, तो इससे संबंधित कुछ और इन्फॉर्मेशन को भी यहाँ हम देख लेते हैं। तो पहला है, नोट में देख सकते हैं कि वर्क प्लेस ऑल्सो इंक्लूड्स एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ब्रांच और यूनिट। अब कोई भी सरकारी विभाग, संगठन, उपक्रम, प्रतिष्ठान, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या इकाई को भी वर्क प्लेस माना जाता है। और दूसरा इसमें एनी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कोई भी निजी क्षेत्र का संगठन है तो उसे भी वर्क प्लेस माना जाता है, जहां पर वर्कर्स को एम्प्लॉय किया जाता है। और तीसरा, एनी प्लेस विजिटेड बाय एम्प्लॉय राइजिंग आउट ऑफ और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के दौरान या उसके दौरान कर्मचारी द्वारा दौरा किया गया कोई भी स्थान, यानी कि रोजगार के संबंध में किसी भी स्थान पर अगर कर्मचारी जाता है तो उसे वर्क प्लेस में काउंट किया जाता है। और और चौथा जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसे भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, unorganized sector, any enterprise owned by individual or self-employed workers, the number of such workers is less than 10। कोई भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है तो उसे भी इस डेफिनेशन के तहत माना जाता है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, तो उसे आपने देख लिया कि असंगठित क्षेत्र, व्यक्तियों या स्वरोजगार श्रमिकों के स्वामित्व वाला कोई भी उद्यम, ऐसे श्रमिकों की संख्या जहां 10 से कम हो तो उसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर माना जाता है। तो ये भी जो यहाँ पर आपने 4 ऑप्शन देखा है, तो इन सभी को माना जाता है वर्क प्लेस। तो आपने इसका आंसर देख लिया और नोट के माध्यम से भी कई सारी जानकारी आपको मिल गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके स्क्रीन पर। और क्वेश्चन है प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित। अकॉर्डिंग टू रूल 9 ऑफ द सीसीएस कंडक्ट रूल्स, अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय में मेक एनी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और ओपिनियन इन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विच में। अब क्वेश्चन है, सीसीएस आचरण नियमों के नियम 9 के अनुसार एक सरकारी कर्मचारी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तथ्य या राय का कोई भी बयान दे सकता है जो। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से कौन सा सही होगा, जो बयान देना सही रहेगा, तो इसके बारे में बताना है। तो पहले चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला है, अमाउंट टू एडवर्स क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की नीति की प्रतिकूल आलोचना के समान हो, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसी की एडवर्स क्रिटिसिज्म हो। बी, एम्बेरस द रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को खराब बनाता हो। ऑप्शन सी, बी, एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज बाय ऑफिस बेयरर्स ऑफ एसोसिएशन ऑब्लिक यूनियंस फॉर सेफगार्डिंग कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों की स्थितियों की सुरक्षा के लिए संघों ऑब्लिक यूनियनों के पदाधिकारियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति हो। और ऑप्शन डी, एम्बेरस द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ अ फॉरेन कंट्री, भारत सरकार और विदेशी देश के बीच संबंधों को खराब बनाता हो। तो अब इसमें से बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन हम इसका देखते हैं और इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि जो एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट या ओपिनियन है, तो अगर यह कर्मचारियों की स्थितियों की सुरक्षा के लिए होता है, संघ या यूनियन के द्वारा, संघ या यूनियन के ऑफिस बेरर के द्वारा दिया जाता है, जो कि कर्मचारियों की स्थितियों की सुरक्षा के लिए हो, तो इसे मिसकंडक्ट नहीं माना जाता। बाकी जो यहाँ ए, बी और डी देख रहे हैं, ये तीनों के तीनों अगर इस तरह का स्टेटमेंट देता है तो इसे मिसकंडक्ट माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी। और इससे संबंधित कुछ और यहाँ क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स एंड इंक्लूड, कुछ और यहाँ इंफॉर्मेशन दिया गया है, इसे भी आप पढ़ के देख सकते हैं कि इसे एडवर्स क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है और इसे एक तरह का मिसकंडक्ट माना जाता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने। और क्वेश्चन है, अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज डीम्ड टू वायोलेट द प्रोविजंस रिगार्डिंग टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन
इफ ही सी। अब यहाँ इसमें से किस कित को किसी सरकारी कर्मचारी के राजनीति और चुनावों में भाग लेने से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला माना जाएगा? यदि हुआ, यानी कि इसमें से कौन सा काम करता है तो माना जाएगा कि उन्होंने इस प्रोविजन का उल्लंघन किया है, यानी कि पॉलिटिक्स या फिर इलेक्शन में भाग लेने से संबंधित जो प्रोविजन है उसका उल्लंघन किया है। तो पहले चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। ए, एक्सरसाइज हिज राइट टू वोट एट सच इलेक्शन, ऐसे चुनाव में वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करता है। ऑप्शन बी, असिस्ट इन द कंडक्ट ऑफ एन इलेक्शन इन डिस्चार्ज ऑफ अ ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन हिम, उस पर लगाए गए कर्तव्य के निर्वहन में चुनाव के संचालन में सहायता करता है, यानी कि अपने ड्यूटी के डिस्चार्ज में वो इलेक्शन में असिस्ट करता है। ऑप्शन सी, डिस्प्लेज ऑन हिज पर्सन व्हीकल और रेजिडेंस ऑफ एनी इलेक्टोरल सिंबल, अपने व्यक्ति वाहन या निवास पर कोई चुनावी प्रतीक प्रदर्शित करता है। ऑप्शन डी, प्रिवेंट्स एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली फ्रॉम टेकिंग पार्ट और असिस्टिंग एनी मूवमेंट और एक्टिविटी अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अपने परिवार के किसी भी सदस्य को सरकार के खिलाफ किसी भी आंदोलन या गतिविधि में भाग लेने या सहायता करने से रोकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो आप गेस कर लिए होंगे, फिर भी मैं इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्ति वाहन या निवास पर कोई चुनावी प्रतीक प्रदर्शित करता है तो माना जाएगा कि उसने पॉलिटिक्स या इलेक्शन में भाग लेने से संबंधित जो प्रोविजन है उसका वायलेट किया है रूल 5 के तहत। तो आपने देख लिया क्वेश्चन नंबर 13। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन 14 ये रहा आपके स्क्रीन पर। अब इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन चुनना है। पिक और द इनकरेक्ट ऑप्शन एज पर द प्रोविजन ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स। सीसीएस आचरण नियमों के प्रावधानों के अनुसार गलत विकल्प चुने। अब इससे संबंधित चार ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला है ए, इंक्वायरी इन सेक्सुअल हरासमेंट केसेस शुड बी कंप्लीटेड 1 month एंड मैक्सिमम विद इन 19 days अंडर SSWW एक्ट 2013। SSWW अधिनियम 2013 के तहत यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच 1 महीने के भीतर और अधिकतम 90 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए। ऑप्शन बी है, प्रीवियस सैंक्शन इज नेसेसरी इफ द एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड ऑन रिपेयर्स और माइनर कंस्ट्रक्शन वर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज एस्टिमेटेड टू एक्सीड 10,000। अब यहाँ पर है कि यदि सरकारी सेवक किसी अचल संपत्ति के संबंध में मरम्मत या छोटे निर्माण कार्य पर होने वाला खर्च 10,000 से अधिक होने का अनुमान है तो पहले मंजूरी लेना आवश्यक है। ऑप्शन सी, इफ एन एनी एम्प्लॉई और एसोसिएशन ऑब्लिक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज indulge in any form of strike oblique boycott of work, intimation had to be given to the ministry oblique department within 15 days on how to treat unauthorized absence। अब क्वेश्चन है, यदि कोई कर्मचारी या संघ ऑब्लिक कर्मचारियों का समूह किसी भी प्रकार की हड़ताल ऑब्लिक कार्य बहिष्कार में शामिल होता है तो अनधिकृत अनुपस्थिति से निपटने के तरीके के बारे में 15 दिनों के भीतर मंत्रालय ऑब्लिक विभाग को सूचना देनी होगी। अब मान लीजिए कि कोई स्ट्राइक या बाइकआउट होता है तो इस केस में जो संबंधित मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है तो उनसे गाइडलाइन लिया जाता है कि अनऑथराइज एब्सेंस को कैसे ट्रीट किया जाए और ये सूचना 15 दिनों के अंदर देनी होती है, यह गाइडलाइन मांगना होता है। ऑप्शन डी, एनी कम्युनिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ द पब्लिक और रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन और अ पब्लिक बॉडी शुड बी एक्नॉलेज्ड विद इन 15 days followed by a reply within the next 15 days of acknowledgement sent। अब चौथा ऑप्शन है, संसद सदस्य, जनता के सदस्य, किसी मान्यता प्राप्त संघ या सार्वजनिक निकाय से प्राप्त किसी भी संचार को 15 दिनों के भीतर स्वीकार किया जाना चाहिए। इसके बाद पावती भेजे जाने के अगले 15 दिनों के भीतर उत्तर दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पर ये आपने चारों ऑप्शन देख लिया, तो अब देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों रूल 18(3) गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडिशन 29 के हिसाब से इसका आंसर सही आंसर होगा बी, यानी कि ये इनकरेक्ट है। जो यहाँ 10,000 की बात हो रही है, अब रूल 18(3) के हिसाब से यह 2 month बेसिक पे हो गया है 17/12/2018 से
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 29 के हिसाब से अब यह अमाउंट कर दिया गया है 2 मंथ बेसिक पे। तो दोस्तों यहाँ पर चूंकि बहुत सारे दर्शक यहाँ पर गलत करते हैं, इसलिए मैंने बता दिया कि 2 मंथ बेसिक पे 10,000 पहले था, जिसे बढ़ा के 2 महीना बेसिक पे कर दिया गया है। अब यह रूल 18(3) के तहत आता है। तो आपने इसका सही आंसर देख लिया। अब कुछ और इससे संबंधित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन बता देता हूँ। ए के लिए रूल 3C और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 25I को देख सकते हैं। सी ऑप्शन सी के लिए रूल 7 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 5 को देख सकते हैं, और डी ऑप्शन के लिए रूल 3 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 17E को देख सकते हैं। तो आपने देख लिया क्वेश्चन नंबर 14। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने। अब ये क्वेश्चन है सैंक्शन से संबंधित। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से किसी सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती, और इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ए है इंगेजिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एनी ट्रेड और बिजनेस। किसी भी व्यापार या व्यवसाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न होने के लिए। ऑप्शन बी निगोशिएटिंग और अंडरटेकिंग एनी अदर एम्प्लॉयमेंट। बातचीत किसी दूसरे एम्प्लॉयमेंट के लिए बातचीत करने या कोई दूसरा रोजगार शुरू करने के लिए। ऑप्शन सी होल्डिंग एन इलेक्टिव ऑफिस और कैनवास फॉर अ कैंडिडेट और कैंडिडेट्स फॉर एन इलेक्टिव ऑफिस इन एनी बॉडी। किसी निकाय में किसी उम्मीदवार या किसी निर्वाचित कार्यालय के लिए उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार या चुनाव प्रचार करने के लिए। ऑप्शन डी पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एज एन एमेच्योर। शौकिया के रूप में खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए। तो चारों ऑप्शन देख लिया, और इसमें से बताना है कि किसके लिए प्रीवियस सैंक्शन की जरूरत नहीं होती। तो अब यहाँ देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एज एन एमेच्योर। शौकिया के रूप में खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रीवियस सैंक्शन जरूरी नहीं होता है, ऐसा रूल 15 और सब रूल 2 के हिसाब से। कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं स्क्रीन पर दे देता हूं, जिसे आप खुद भी पढ़ के देख सकते हैं। और यहाँ बताया गया है कि जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिसके लिए प्रीवियस सैंक्शन की जरूरत होती है, और ये इसे भी पढ़कर आप देख सकते हैं और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं जो नोट में दिया गया है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांजैक्शन इन मूवेबल प्रॉपर्टी and hence not required to be reported to the prescribed authority if monetary limit is exceeded। निम्नलिखित में से किसे चल संपत्ति में लेन देन के रूप में नहीं माना जाता है, और इसलिए मौद्रिक सीमा पार होने पर निर्धारित प्राधिकारी को सूचित करने की आवश्यकता नहीं होती। अब इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है विनिंग ऑफ कैश प्राइज फ्रॉम कंपटीशन, प्रतियोगिताओं से नकद पुरस्कार जीतना। ऑप्शन बी पोस्टल और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसे इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं, डाक या राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में इन्वेस्ट करना। ऑप्शन सी चीट फंड, यानी कि चीट फंड में इन्वेस्ट करना। ऑप्शन डी डिपॉजिट इन सेविंग बैंक अकाउंट आउट ऑफ सैलरी और अदर सेविंग्स। अब ये चौथा ऑप्शन है वेतन या अन्य बचत बैंक खाते में जमा करना। अब ये चारों में से किसे मूवेबल प्रॉपर्टी में ट्रांजैक्शन नहीं माना जाता। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका आंसर होगा डी। अब यहाँ 18 रूल 18(3) गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 24 के हिसाब से अगर कोई आदमी सेविंग बैंक अकाउंट में, यानी कि अपने सैलरी या दूसरे सेविंग से जो बचत होता है उसे अपने सेविंग बैंक अकाउंट में जमा करता है, तो इसे ट्रांजैक्शन नहीं माना जाता मूवेबल प्रॉपर्टी में। अदरवाइज फिक्स डिपॉजिट को भी माना जाता है, क्योंकि एक दर्शक ने पूछा है, इसीलिए मैं बता देता हूँ कि फिक्स डिपॉजिट को ट्रांजैक्शन मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है। और यहाँ जो ए बी सी ऑप्शन है, इनको भी ट्रांजैक्शन माना जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी में। और रूल 18(3) में जो लिमिट दिया गया है, अगर उससे ज्यादा का होता है तो इसका रिपोर्ट करना जरूरी होता है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को। तो दोस्तों आपने इसका सही आंसर देख लिया। अब इससे संबंधित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन और कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देता हूं।
अब ऑप्शन ए के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 1 को देख सकते हैं रूल 18 का, बी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 10 को देख सकते हैं और ऑप्शन सी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 24 को देख सकते हैं। और इसके अलावा यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी में इन्वेस्ट करते हैं और फिक्स डिपॉजिट में करते हैं तो इसे भी ट्रांजैक्शन इनमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है और उससे संबंधित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन भी वहां कोट कर दिया गया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप उसे भी देख सकते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज रिक्वायर प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अब क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गतिविधि के लिए सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है। ए है अंडरटेकिंग वर्क ऑफ अ सोशल और चैरिटेबल नेचर, सामाजिक या धर्मार्थ प्रकृति का कार्य करने के लिए। ऑप्शन बी अंडरटेकिंग अकेजनल वर्क ऑफ लिटरेरी आर्टिस्टिक और साइंटिफिक कैरेक्टर, साहित्यिक कलात्मक या वैज्ञानिक चरित्र का यदा कदा कार्य करने के लिए। ऑप्शन सी है पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एज एन एमेच्योर, शौकिया तौर पर खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए। ऑप्शन डी और मीडिया प्रोग्राम कमीशनड बाय गवर्नमेंट मीडिया बट प्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेट एजेंसी, सरकारी मीडिया द्वारा शुरू किया गया लेकिन एक निजी एजेंसी द्वारा निर्मित एक मीडिया कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, यानी कि किसी भी मीडिया कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। तो इसमें से किसके लिए प्रीवियस सैंक्शन जरूरी होता है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, रूल 15(1) के हिसाब से, यानी कि मीडिया प्रोग्राम कमीशनड बाय गवर्नमेंट मीडिया बट प्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेट एजेंसी। तो इसके लिए प्रीवियस सैंक्शन की जरूरत होती है, बाकी ए बी और सी है इसके लिए इसकी जरूरत नहीं होती। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 है रूल 14 इज एट्रैक्टेड इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। नियम 14 लागू होता है यदि कोई सरकारी कर्मचारी, यानी कि इसमें से कौन सा काम करने पर सरकारी कर्मचारी रूल 14 के दायरे में आ जाते हैं, यानी कि एक तरह का मिसकंडक्ट कमिट कर देता है। अब इसमें चार ऑप्शन दिया गया है तो चारों ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अटेंड सेरेमनीज परफॉर्म्ड बाय अदर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्योरली नॉन पॉलिटिकल और कल्चरल इंस्टीट्यूशन, विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक या सांस्कृतिक संस्थानों के संबंध में दूसरों द्वारा आयोजित समारोह में भाग लेता है। ऑप्शन बी एक्सेप्ट सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव एंटरटेनमेंट्स अरेंज्ड बाय पब्लिक बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस, सार्वजनिक निकायों या संस्थाओं द्वारा आयोजित सरल और सस्ते मनोरंजन को स्वीकार करता है। ऑप्शन सी अटेंड्स फेयरवेल एंटरटेनमेंट ऑफ प्राइवेट कैरेक्टर हेल्ड इन ऑनर ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन रिटायरमेंट ट्रांसफर और रेजिग्नेशन। अब ये ऑप्शन सी है सेवानिवृत्ति स्थानांतरण या इस्तीफे पर सरकारी कर्मचारी के सम्मान में आयोजित निजी विदाई मनोरंजन में भाग लेता है। ऑप्शन डी एक्सेप्ट अवार्ड्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स इंस्टीट्यूटेड बाय प्राइवेट ट्रस्ट ऑब्लिक फाउंडेशन। और चौथा ऑप्शन है निजी ट्रस्टों ऑब्लिक फाउंडेशनों द्वारा स्थापित मौद्रिक लाभ के पुरस्कार स्वीकार करता है। ये चारों में से किस एक्शन पर मतलब किस कृत के लिए सरकारी कर्मचारी रूल 14 के दायरे में आ जाएंगे, तो ये बताना है। तो देखते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, यानी कि रूल 14 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 2 के हिसाब से इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि निजी ट्रस्ट या फाउंडेशन से अगर कोई मौद्रिक लाभ वाला पुरस्कार लेता है तो रूल 14 अट्रैक्ट होता है। बाकी यहाँ ए बी सी देख रहे हैं, ये तीनों तरह का कित करने पर सरकारी कर्मचारी रूल 14 के दायरे में नहीं आते। और इससे संबंधित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन को भी बता देता हूँ कि एक लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 1 को देख सकते हैं, यानी कि रूल 14 का। बी एंड सी के लिए रूल 14 का जो प्रोविजो है उसे देख सकते हैं। तो आपने देख लिया क्वेश्चन 18। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। और ये क्वेश्चन नंबर 19, which of the following statement regarding gift or presentation received by any
गवर्नमेंट सर्वेंट एज पार्ट ऑफ इंडियन डेलीगेशन इज ट्रू। अब इसमें बताना है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त उपहार या उपहार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन का पता लगाना है, तो पहले चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। ए, वेयर द अप्रोक्सीमेट मार्केट वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट और प्रेजेंटेशन exceeds 5,000 rupees, it should be deposited to the secretary of such ministry or department। जहां किसी उपहार या प्रस्तुति का अनुमानित बाजार मूल्य 5,000 रुपये से अधिक हो तो उसे मंत्रालय या विभाग सचिव के पास में जमा कराया जाना चाहिए। ऑप्शन बी, वेयर द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ मोर देन वन गिफ्ट और प्रेजेंटेशन रिसीव्ड exceeds 15,000 rupees, it should be deposited with the secretary of such ministry or department। जहां प्राप्त एक से अधिक उपहार या उपहार का कुल मूल्य 15,000 रुपये से अधिक है, उसे ऐसे मंत्रालय या विभाग के सचिव के पास जमा किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, वेयर एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ गिफ्ट और प्रेजेंटेशन इज मेड टू अ मेंबर ऑफ एनी इंडियन डेलीगेशन, it has to be intimated within a period of 30 days in writing to the secretary to the government of India in the ministry or the department that has sponsored the program। जहां किसी भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य को उपहार या प्रस्तुति के रूप में कोई विदेशी योगदान दिया जाता है, उसे 30 दिनों की अवधि के भीतर भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग के सचिव को लिखित रूप में सूचना करना होगा जिसने कार्यक्रम को प्रायोजित किया हो। ऑप्शन डी है ऑल द अबव, उपरोक्त सभी। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी, रूल 13 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 10 के हिसाब से इसका ये सारे के सारे जो ऑप्शन है सही है। और यह जो है आप देख सकते हैं कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो एक्ट है 2012 उसके नियम 3 के हिसाब से है। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्टेंस और प्रेजेंट रिटेंशन ऑफ गिफ्ट्स और प्रेजेंटेशन रूल्स 2012 रूल 3 इसके हिसाब से ये बताया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसे देख सकते हैं। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। Which of the following can't be included as a member of the committee formed to examine complaints against secretary to the government of India। अब यहाँ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी भारत सरकार के सचिवों के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए गठित समिति के सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है। अब इसके लिए चार ऑप्शन है। ए, कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सचिव। बी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव। सी, सेक्रेटरी ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन इन द कैबिनेट सेक्रेटारिएट, कैबिनेट सचिवालय में सचिव समन्वय। और डी, एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव। तो दोस्तों देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि इसको शामिल नहीं। बाकी जो एबीसी है ये तीनों मेंबर रहेंगे उसके, और इसके अलावा कुछ और मेंबर होते हैं जिसकी जानकारी दे देता हूँ। सीरियल नंबर 1 और 2 3 पर जो है इसके अलावा जो है सो सेक्रेटरी डीओपीटी एंड सेक्रेटरी सीबीसी को भी इंक्लूड किया जाता है। तो याद रखिए कि ये 5 मेंबर होता है जो सेक्रेटरी के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेन को खास करके सुनता है। अगर किसी सेक्रेटरी के खिलाफ कंप्लेन आता है किसी भी तरह का, तो इसके द्वारा सुनवाई की जाती है। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। और यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही मेंबरशिप भी ज्वाइन करें अगर आपकी इच्छा है तो। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।